नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 10 अक्टूबर 2025। हम लोग जो है 10 अक्टूबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोगों को जो है थंबनेल पर दिखाई पड़ रहा है क्या कि नोबेल पुरस्कार 2025 का जो साहित्य का है, ये पुरस्कार किनको प्राप्त किया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं ये महानुभाव, और इन पे जो है हम लोग विशेष बातचीत करेंगे, है ना। साहित्य का जो है नोबेल की घोषणा जो है हो चुका है। और अभी अभी तक में जितने भी साहित्य के नो साहित्य पर भी और क्या कहते हैं आपको नोबेल के जितने भी पुरस्कार की घोषणा हुई सभी आपको बताते चल रहा है ना। तो नोबेल आपको मेडिसिन करवा चुके हैं, फिजिक्स करवा चुके हैं, कल की वीडियो में आपको रसायन करवा चुके हैं और आज करवा रहे हैं क्या, आपको साहित्य के बारे में आज आपको विशेष जानकारी मिलेगी। तो हम लोग जो है जैसे जैसे घोषणा हो रही है वैसे वैसे आप लोगों को प्रश्न देते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है विशेष बातचीत करेंगे। आइए आ जाते हैं हम लोग सीधे तौर पर आते हैं प्रश्न पर, और हम लोग जो है बनाते चलेंगे, साथ साथ बनाते रहेंगे कि कौन से प्रश्न का जवाब क्या हो रहा है, क्या आंसर सही बन रहा है या नहीं बन रहा है आप लोगों का, है ना। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। और पहला प्रश्न जो है हाल ही में जो है एक दिवस से संबंधित है, और या हाल ही में आपको देखते हैं कि एक दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है, आइए इस पे बातचीत करते हैं। और साथ साथ जुड़िए और कमेंट कर रही है ना। जो आंसर आप देना चाह रहे हैं, क्या आंसर देना चाह रहे हैं या क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, सभी बातें आप बात कर सकते हैं। और कमेंट आपका ऑन है, कमेंट्स आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए कमेंट, है ना। जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आवाज़ सब बिल्कुल आपके पास परफेक्ट तरीके से आ रही होगी। चलिए एक बार आप लोगों का कमेंट्स ऑन कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि सभी के पास जो है आपको नोटिफिकेशन मिल ही क्या होगा। बातचीत चलिए कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग, पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, और पहला प्रश्न है हाल ही में आपको विश्व डाक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया है, विश्व डाक दिवस पूछा रहा है क्या। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है या कब मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष जो है आपको डाक दिवस मनाया जाता है। ये कितने तारीख को बता सकते हैं आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, 9 अक्टूबर को। क्या होगा आंसर, 9 अक्टूबर को। जब तक आप जुड़िएगा तब तक हम लोग आगे चलते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है 9 अक्टूबर को सीधे तौर पर ध्यान रखिएगा कि 9 अक्टूबर को जो है प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और यह दिन जो है डाक की अहम भूमिकाओं को कह सकते हैं, यह दिन क्या है, डाक सेवाओं की अहम भूमिका और लोगों को जोड़ने के उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए ऐसा दिवस मनाया जाता है। डाक जो है सामाजिक तौर पर देखते हैं तो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और ये कब से आपको देखने को मिलता है, डाक की स्थापना जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना होती है ये कब से होती है, तो ये ध्यान रखना है कि ये डेट को क्यों रखा गया, 9 अक्टूबर का ही डेट क्यों रखा गया है। तो 9 अक्टूबर का डेट इसलिए रखा गया क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को, 1874 ध्यान रखना 1900 नहीं है, क्या है 9 अक्टूबर 1874 को जो है स्विट्जरलैंड के आपको एक बर्न शहर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में आपको एक बर्न शहर देखने को मिलता है और यहीं पर स्थापित होती है क्या, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना होती है। क्या होती है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना होती है स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में। कब, तो 9 अक्टूबर 1874 को। इसी वजह से जो है ये डेट रखा गया, कब, 9 अक्टूबर को रखा गया है कि आपको विश्व डाक दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष का जो है थीम याद रखेंगे कि 2025 का आपको विश्व डाक दिवस के लिए थीम क्या रखा गया है, तो यहाँ पर पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। क्या है, एक बार फिर से देखेंगे, पोस्ट फॉर पीपल, उसके बाद लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच, जो डाक सेवाओं के महत्व को क्या करता है, दर्शाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। आपको थीम जब भी बोलते हैं कि थीम सभी का नहीं बताते हैं, थीम किसका बताते हैं, जो भी दिवस महत्वपूर्ण रहता है वो दिवस हम लोग को जो है उसका ध्यान रखेंगे। यदि थीम की घोषणा हो जाती है तो थीम हम लोगों को याद रखना है। तो थीम जो है सीधे तौर पर दिवस के साथ साथ जो है थीम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो थीम भी आपको याद रखना है। चले हम लोग ध्यान रखना है डाक दिवस के बारे में। तो विश्व डाक दिवस, अरे तो यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे कि विश्व डाक दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व डाक दिवस जो है आपको 9 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे। और आप लोग जो है अभी तौर पर देखते होंगे कि एक योजना देखते होंगे जो बच्ची छोटी बच्चियों के लिए खोला गया है, सुकन्या, है ना। तो सुकन्या जो है उसके लिए यदि आपको अकाउंट बनवाना है, बच्चियों के नाम के अकाउंट बनवाना है, तो वो कहाँ जाना पड़ेगा, आप वैसे खुलवा सकते हैं कहीं पर, लेकिन इसके लिए जो स्पेशल है कहाँ पर है, आपको
डाकघर। तो डाकघर में जो है अब जो है डाकघर को क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे जो है भारत में देखने को मिलेगा, इसको जो है बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। तो अधिकांश जो है अब जो रुपया का मुद्रा का जो लेन देन वाला काम होती है, ये भी आपको डाकघर से होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चले हम लोग अगले प्रश्न पर। कमेंट करिएगा, आंसर करिएगा, क्या क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं वो आंसर आप लोग लिखते जाइएगा। चलिए हम लोग जब तक आप लोग जुड़ रहे हैं तब तक हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में जो कौन सी राज्य सरकार पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाली है। और डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं और पूछ रहा है कि कौन सा सरकार के द्वारा जो है ज्ञान यज्ञ मंडप, क्या नाम है, ज्ञान यज्ञ मंडप है। और पूछ रहा है कि ज्ञान यज्ञ मंडप जो है डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाली कौन सी राज्य सरकार है। तो कौन सी राज्य सरकार है, जल्दी से आंसर देने का प्रयत्न करिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर जो बन रहा है कौन सा, तो ओडिशा बन रहा है। कौन सा बनेगा, ओडिशा बनेगा। आंसर ए बनेगा, दो का आंसर ए बन रहा है, जिसका कि राज्य पूछ रहा है। तो राज्य पूछ रहा है तो कौन सा राज्य में होगा, राज्य होगा आपको ओडिशा होगा। समझ रहे हैं बात को। और ओडिशा सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा इसलिए कर रही है कि ओडिशा सरकार जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक मंदिर देखने को मिलेगा, कहाँ पर, पुरी में देखने को मिलेगा। कौन से मंदिर, नाम फेमस है मंदिर, जगन्नाथ मंदिर है ना। जगन्नाथ मंदिर आप देखते हैं तो जगन्नाथ मंदिर आपको कहां पर है, ओडिशा के आपको पुरी शहर में देखने को मिलेगा। और पुरी में ही जो है आपको जगन्नाथ मंदिर की समृद्धि, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के लिए जो है पुरी में ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाली है। ये शुरू करने वाली है, आपको ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में ये आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, डिजिटल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। और किस वजह से, तो ये आपको जगन्नाथ मंदिर की समृद्धि, संस्कृति और धार्मिक विरासत को यहाँ पर क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा कि आने वाले जो जनरेशन हो उनको जो है डिजिटल फॉर्मेट में जो है ये जानकारी प्राप्त हो कि कैसे पुरी का क्या इतिहास है, क्या जानकारी है, सभी चीज के बारे में, पुरी के बारे में खास करके। इसीलिए जो है डिजिटल लाइब्रेरी की यहाँ पर शुरुआत की गई है और इसका नाम क्या रखा गया है, ज्ञान यज्ञ मंडप लाइब्रेरी है ना। ज्ञान यज्ञ मंडप लाइब्रेरी, ध्यान रखेंगे ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी। और ये किस राज्य के द्वारा, तो ये आपको बार बार बोल रहा है कि ओडिशा के द्वारा। और जैसे ही नाम आता है ओडिशा, तो ओडिशा के बारे में हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। तो ओडिशा की राजधानी क्या है, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी हैं। यदि राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल, आपको मुख्यमंत्री सब याद रहता है, राजधानी याद रहता है, याद क्या नहीं रहता है, तो याद नहीं रहता है आपको राज्यपाल याद नहीं रहता है। तो ये राज्यपाल वर्तमान में कौन है, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति हैं। यदि बात करें कि लोकसभा की सीटें कितनी है आपको ओडिशा में, तो लोकसभा की सीटें यदि बात करते हैं तो 21 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की आपको कितनी सीटें, मात्र आपको यहाँ पर 10 सीटें देखने को मिलेगी। 10 सीटें वैसे काफी है, मात्र नहीं है, 10 सीटें काफी है ना। तो 10 सीटें आपको देखने को मिलेगी राज्यसभा के लिए। उसके बाद लोकसभा के लिए 21 सीटें। ये सब भी प्रश्न पूछा जाता है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए। तो भारत का पहला, बार बार पहला पहला आता है तो पहला पहला ध्यान रखना है कि भारत का पहला वाणिज्यिक है, क्या है, भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन कहां खोला गया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रक के बारे में बात करना है। जो अब जो ट्रक आ रही है मार्केट में, देखेंगे कि अब जो वो भी ट्रक क्या है, बैटरी से संबंधित जुड़ी हुई है ना। तो बैटरी से जब जुड़ी हुई रहती है तो क्या बैटरी कभी ना कभी खराब भी तो हो सकती है, या बैटरी की बदलने की आवश्यकता हो सकती है। तो बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग, और बैटरी को चार्ज की आवश्यकता है। तो बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन पूछ रहा है कि दोनों स्टेशन एक ही जगह देखने को मिल रहा है। ये स्टेशन वाणिज्यिक तौर पर, इसका मतलब क्या है कि ये जो है वाणिज्यिक व्यापार के तौर पर है ना, कि इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यदि आप आंसर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि आंसर नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपको सोनीपत हरियाणा। क्या होगा, सोनीपत हरियाणा। आप यदि हरियाणा के होंगे तो सोनीपत आपको एक प्रमुख डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, सोनीपत हरियाणा। और यहीं पर जो है आपको भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी के द्वारा जो है सोनीपत के 5 गुजरान गांव में, कहां पर, पांची गुजरान नाम है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा सोनीपत के पांची गुजरान गांव में जो है आपको देखने को मिलता है क्या, दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। क्या थोड़ा स्पीड हो रहा है क्या, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं, ठीक ठीक है। आप लोग आइए देखिए जो आंसर, आप लोग का आंसर क्या बन रहा है। साथ साथ वीडियो यदि देख रहे हैं तो वीडियो को आपको लाइक कर दीजिए, है ना। या अपने दोस्तों के साथ यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या हो, सभी को समस्त फायदा हो, है ना। चलिए
तो जो साथ साथ देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, और साथ साथ आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जो कमेंट नहीं कर रहे हैं कृपया कमेंट करिए, आंसर देने का प्रयत्न करिए, जो आंसर आपको लग रहा है कि आंसर देने का प्रयत्न करिए, है ना। चलते हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं, ये क्या है नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपको सोनीपत के पांची गुजरान गांव में जो है दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में आपको भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उद्देश्य सीधे तौर पर है कि इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है। किसके उपयोग को बढ़ावा देना है, तो सामाजिक तौर पर जो है हम लोग को बढ़ावा देना है। किसके वाहन, किसको, आपको इलेक्ट्रिक के जो वाहन होते हैं इसको क्या करना है, वाणिज्यिक तौर पर सरकार के द्वारा, कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा भी सामाजिक तौर पर इस वाहन को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। और साथ साथ जो है इससे क्या फायदा होगा, फायदा क्या होगा, तो सबसे जबरदस्त फायदा आपको देखने को मिलता है, पर्यावरण को फायदा देखने को मिलता है। इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा, और जब प्रदूषण नहीं होगा तो पर्यावरण के ये अनुकूलन कह सकते हैं होगा। ये जो आपको बैटरी से चलने वाली गाड़ी होती है किसके अनुसार किसके अनुकूलन होती है, ये पर्यावरण के अनुकूलन होती है ना। पर्यावरण के अनुकूलन परिवहन समाधानों, है ना, को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसी वजह जो है इसको, इस जो आपको क्या है, जो वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक होते हैं इनको क्या दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए आसान भाषा में यदि बात करें, ये भी भाषा में आती है, आपको समझ में नहीं आता है तो अपने भाषा में बात करते हैं कि अपना भाषा क्या बोल रहा है। ये तो आपको पेपर की भाषा बोल रहा है, यदि अपने भाषा में बात करते हैं तो यह स्टेशन जो है आपको, कौन सा स्टेशन, यहाँ पर स्टेशन जो आपको लिखा हुआ है सोनीपत के पांची गुजरात गांव में जो आपको खोला गया है दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट, इस स्टेशन की बात करते हैं। यह देश का पहला वाणिज्यिक केंद्र है जो इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए बैटरी बदलने और उन्हें चार्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा। अब तो समझ में आ चुका होगा, यहां पर क्या किया जाएगा, बैटरी बदल दिया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ती है बैटरी बदलने की तो बैटरी को बदल भी दिया जा सकता है और उन्हें चार्ज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। और यह सुविधा जो है इलेक्ट्रिक ट्रकों के संचालन में एक महत्वपूर्ण ये कदम होगा। तो ये ध्यान रखना है कि यदि उन्हें बैटरी की आवश्यकता पड़ती थी तो उन्हें कहां जाना पड़ता था, उन्हें जाना पड़ता था किसी न किसी दुकान के पास जाना पड़ता था, उसके बाद उसको समय ज़्यादा लग रहा था। इसके लिए जो है आप एक कह सकते हैं, एक ही जगह जो है वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक की बैटरी स्वैपिंग स्टेशन चार्जिंग मिल जाएगा, जहां पर किसी भी चीज़ की सुविधा हो जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ता है तो वहीं से आप परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक ट्रक जब चलती है तो सीधी सी बात है कि पर्यावरण के लिए अनुकूलन होती है और फायदा देखने को मिलता है, खास करके पर्यावरण को फायदा देखने को मिलता है ना। और पर्यावरण को फायदा होगा तो समस्त मानव जाति को भी फायदा होता है इससे। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगला जो प्रश्न है, और यही थंबनेल पर आपको दिखाई पड़ रहा था, क्या थंबनेल पर दिखाई पड़ रहा था, प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा था, साहित्य के बारे में दिखाई पड़ रहा था। नोबेल का साहित्य का घोषणा हो चुका है और उसी जगह से यह प्रश्न तैयार किया गया है कि हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है या किसे दिया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया है, अच्छे से प्रश्न को कवर करेंगे। साहित्य जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आपको परीक्षा में पूछा जाता है, साहित्य से संबंधित आपको नोबेल पुरस्कार, है ना। नोबेल वैसे सभी नोबेल आपको इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको फिजिक्स वाले बता चुके हैं, रसायन बता चुके हैं और मेडिसिन, अभी तक में इतना घोषणा हो चुका है। और कल के दिन जो है आपको घोषणा हुई थी साहित्य के बारे में, और पूछ रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 का किसको प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है, इसका सही आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा, लाज़लो क्रास्नाहोड़काई को, है ना। एक बार नाम अच्छे से पढ़िएगा, लाज़लो क्रास्नाहोड़काई, अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़ना है ना। नाम थोड़ा सा इनका कठिन है और ये हंगरी के रहने वाले हैं। लाज़लो क्रास्ना, आधा आधा पढ़िएगा, क्रास्नाहोड़काई पढ़ना है। तो लाज़लो क्रास्नाहोड़काई ये इनको प्राप्त हो रहा है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत लिख लीजिएगा। बहुत दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखना है, क्या रखना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार याद रखना है कि किसको, तो लाज़लो आपको क्रास्नाहोड़काई को प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये प्राप्त रहने वाले हैं आपको हंगरी के रहने वाले हैं। पहले इनका इमेज ही दिखा देते हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपको कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपको रहने वाले हैं हंगरी के रहने वाले हैं। तो अच्छे से याद रखना है इनको, जो है इस वर्ष 2025 का जो है आपको क्या प्राप्त हो रहा है, नोबेल का साहित्य पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे। और ये जैसे इनका नाम आया है तो हम लोग जो है रिवीजन के तौर पर जो है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सभी पुरस्कार का। अभी तक में जो भी पुरस्कार की घोषणा नोबेल के संदर्भित किया जा चुका है उसके बारे में, सभी के बारे में हम लोग एक बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं का नाम, तो इन्हीं का लाज़लो क्रास्ना क्या है, लाज़लो क्रास्नाहोड़काई, जिनको प्राप्त हो रहा है क्या, साहित्य का नोबेल 2025 के लिए। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं हंगरी के। अच्छे से जो वैज्ञानिक कहीं के हैं या उनको प्राप्त हो रही है, क्या प्राप्त हो रही है, आपको नोबेल प्राइज प्राप्त हो रहा है। तो नोबेल जैसे ही प्राप्त हो रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि वो किस देश के रहने वाले हैं, नागरिकता वर्तमान में किस देश के पास है ना, किस देश का है उनके पास नागरिकता।
जन्म नहीं याद रखना है कि जन्म कहां पर हुआ था, उसका आवश्यकता नहीं है। नागरिकता वर्तमान में कहां पर है, किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उनको प्राप्त हुआ है कोई भी पुरस्कार, तो वो ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है। लाजलो क्राजना होड़काई को याद रखना है, हंगरी के रहने वाले हैं और साहित्य का 2025 का इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। और यदि बात करें कि कल के वीडियो में आप लोगों को करवाए थे कि साल 2025 के लिए रसायन विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार किनको प्राप्त किया गया है, कौन कौन वैज्ञानिक हैं, तो 3 वैज्ञानिक है। यहाँ पर जो साइंस के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, साइंस में आपको एक फील्ड में जो है, यदि बात करें फिजिक्स में तो आपको 3 व्यक्ति को, यदि मेडिसिन में तो मेडिसिन में भी 3 व्यक्ति को, और फिजिक्स में भी 3 व्यक्ति को, सभी जगह जो है साइंस के अंतर्गत जो है आपको 3-3 रखा गया है, 3 संयुक्त रूप से दिया गया है। जबकि आपको यहाँ पर साहित्य के लिए बात करें तो साहित्य के लिए केवल एक व्यक्ति को, ये नहीं आप नाम देखना है कि बहुत बड़ा नाम है तो बहुत बड़ा देख लेंगे, है ना। यहाँ पर है क्या है, एक ही व्यक्ति को, लाजलो क्राजना होड़काई, केवल एक व्यक्ति जो कि हंगरी के रहने वाले हैं उनको प्राप्त हो रहा है। आइए रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर नोट के तौर पर जो है आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए हैं कि साल 2025 का, जो पिछले वीडियो नहीं कर पाए हैं उनके लिए रिवीजन के तौर पर एक बार देख लेते हैं कि साल 2025 के लिए जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त हो रहा है किनको, जापान के सुसुमो कितागावा को प्राप्त हो रहा है, सबसे पहला एक नाम। दूसरा नाम यदि बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन को, उसके बाद तीसरा जो नाम आपको देखने पर रहा है अमेरिका के ओमर एम यागी को प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हैं बात को। यदि बात करें फिजिक्स के लिए 2025 के लिए जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज किनको दिया गया है, यहाँ पर 3 अमेरिकी नागरिक, ये तीनों अमेरिका के रहने वाले हैं, तो आसान हो गया रहने के वाले, ध्यान आसान हो गया। ये रहने वाले हैं तीनों अमेरिका के। सबसे पहला जो नाम है आपको जॉन क्लार्क है, मिशेल डेवोरेट है, जॉन आपको मार्टिनिन्स है। ये आपको तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे अमेरिका के रहने वाले हैं और इनको प्राप्त हो रहा है फिजिक्स के लिए नोबेल। यदि बात करें मेडिसिन में, सबसे पहला घोषणा मेडिसिन के क्षेत्र में ही किया गया था, और मेडिसिन में जो है आपको मैरी इब्रुंको, और उसके बाद फ्रेडे रैम्सडेल, और उसके बाद सिमोन साकागुची। यहाँ पर देखते हैं कौन कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको मैरी और फ्रेडे ये रहने वाले हैं, तीनों दोनों रहने वाले हैं आपको यूएसए के। कहाँ के रहने वाले हैं, आपको यूएसए के रहने वाले हैं मैरी और उसके बाद फ्रेडे। या बात करें कि सिमोन साकागुची के बारे में, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपको जापान के रहने वाले हैं, है ना। तो ये आपको रिवीजन के तौर पर ये करवा चुके हैं, ये आपको बार बार, ये 3 दिन से लगातार करवा रहे हैं। अभी जो है घोषणा आज के जो है, हो सकता है कि आज जो है आपको शांति का घोषणा हो जाए, शांति का नोबेल पुरस्कार किनको प्रदान किया गया है, जिनको भी मिलेगा, क्या होगा, किनको दिया जाएगा, वो तो बात की बात है। जिनको प्राप्त होगा वो आप लोगों को कल के वीडियो में जो है, यदि घोषणा आज हो जाती है तो आपको कल के वीडियो में वो प्राप्त होगा, है ना। चलते हैं हम लोग, बातचीत कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। क्या हुआ, आज आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या सोए हुए हैं अभी तक, क्या परेशानी है कि कमेंट आप लोगों को ऑन नहीं हो रहा है या कमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या कुछ लिख सकते हैं। यदि किन्हीं के पास जा रहा है, कमेंट खुला हुआ है, ओपन है, आप कर सकते हैं कमेंट्स कर सकते हैं ना, जो भी आप बातें कर सकते हैं, आंसर देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चले हम लोग बातचीत करें अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है ये भी आपको महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण के साथ साथ यहाँ से जो फैक्ट तैयार होंगे वो फैक्ट भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न आपके लिए है। यहाँ पर प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे कि बिल्डथॉन 2025 के बारे में बात कर रहे हैं और ब्रांड एम्बेसडर के बात कर रहे हैं, है ना। और ब्रांड एम्बेसडर सीधे तौर पर पूछा जाता है, इधर उधर नहीं जाना है, सीधे तौर पर पूछा जाता है ब्रांड एम्बेसडर। और ब्रांड एम्बेसडर जो है बिल्डथॉन 2025 का जो है नियुक्त किया गया, किनको नियुक्त किया गया है, इसका सही आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को आप लोग जानते होंगे। शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से जो है अंतरिक्ष स्टेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन व्यक्ति हैं, पहले ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष स्टेशन है ना, जो स्पेस में जो है स्टेशन है, तो स्पेस में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति हैं कौन है, ये शुभांशु शुक्ला है। यही आपको पहला लाइन में यही लिखे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और यहाँ पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है, शुभांशु शुक्ला। तो पहला लाइन आपको बन रहा है, तैयार हो रहा है पहला लाइन। ये भी पूछा जा सकता है और पूछा ही जाएगा। ये प्रश्न आपको बहुत पहले करवा चुके हैं ना, जब ये स्टेशन पर गए थे उसी वक्त आपको करवा चुके थे, ठीक ना। और इन्हीं को जो है विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि ये प्रसिद्ध नाम है। ब्रांड एम्बेसडर उन्हीं को बनाया जाता है जिनको कि सभी कोई जानता है और प्रसिद्ध नाम रहता है। तो ब्रांड एम्बेसडर सीधे तौर पर बनाया जा रहा है बिल्डथॉन 2025 के लिए। ब्रांड एम्बेसडर किनको, शुभांशु शुक्ला को बनाया जा रहा है। और बिल्डथॉन जो है अब तक का ये सबसे बड़ा क्या है, स्कूल हैकाथॉन है। क्या है, स्कूल का जो आपको हैकाथॉन देखने को मिलता है। और ये जो देश भर के 1.5 लाख के स्कूल के 1 करोड़ से अधिक छात्रों को ये 4 विषयों के तहत जो है प्रोटोटाइप बनाने और डिजाइन करने के लिए जो है प्रेरित करेगा। यह हैकाथॉन जो है शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो है अटल नवाचार मिशन के सहयोग से ये आयोजित किया जा रहा है।
एक तो सबसे पहला लाइन आपको यहाँ से जो प्रश्न था तो वो प्रश्न तो तैयार रहना ही चाहिए आपके लिए। दूसरा जो आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य बन रहे थे वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से तैयार हो रहा है। और तीसरा, यदि आप रेलवे का मान लिए कि आने वाले दिनों में यदि आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, बहुत सारे छात्र हो सकते हैं जो कि सभी भरते हैं फॉर्म, तो वहां पर यदि आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे के लिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्या प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा? यहां से ये प्रश्न को तैयार किया जाएगा कि हैकाथॉन शिक्षा किस मंत्रालय की ओर से, है ना, अटल नवाचार मिशन का ये सहयोग किया था। तो हैकाथॉन को जो सहयोग मिला था, किसके लिए सहयोग मिला था, कौन से आपको मिशन के तहत? तो अटल नवाचार मिशन के सहयोग से। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बार बार बोल रहे हैं कि रेलवे का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो मंत्रालय आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ साथ जो है आपके लिए योजना, जितनी भी योजना है सभी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये जो है बच्चों के लिए है, और जो छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों के छात्रों के लिए यहाँ पर क्या करना है, इसमें शामिल किया जाएगा। और छठी से 12वीं तक का आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और उन्हीं बच्चों को तो रखा गया यहाँ पर, है ना, हैकाथॉन के अंतर्गत उसी बच्चों को रखा गया है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। और इनका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किनको बनाया गया है आपको, तो ये ध्यान रखेंगे कि सीधी तौर पर आपको किनको, बिल्डथॉन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं तैयार किए जा रहे हैं, तैयार नियुक्त कर दिया गया है आपको, किनको, शुभांशु शुक्ला को, है ना। तो शुभांशु शुक्ला को उम्मीद है कि सभी कोई जानते हैं। ब्रांड एम्बेसडर, बार बार बोल रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर किसी भी क्षेत्र में जो बनाया जाता है, तो क्षेत्र में जब बनाया जाता है तो उस व्यक्ति को जो है अधिकांश प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वैसे अब वैसे व्यक्ति को बना दिया जाए जिसको कोई नहीं जानता है, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाने का क्या फायदा होगा? तो ब्रांड एम्बेसडर वैसे व्यक्ति को चूज किया जाता है जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, है ना, सामाजिक तौर पर प्रसिद्ध होता है। तो बिल्डथॉन 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर है, ध्यान रखेंगे किनको, ये शुभांशु शुक्ला को। चलें अगले प्रश्न पर। क्या तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए? क्या आप लोगों के लिए लग रहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है या नहीं है? बता सकते हैं जैसा भी आप लोगों को लगे, है ना। अभी नहीं देख पा रहे हैं, जब भी आप वीडियो देखिए, चलिए कोई बात नहीं। यदि आप लाइव में नहीं देख पा रहे हैं तो जब भी आपको वीडियो प्राप्त होगी, आप वीडियो से जहां पर भी, जिस भी चैनल पर आप लोगों को मिल रहा है, तो वहां से जो है आप देख सकते हैं, और कमेंट वहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर के यूट्यूब के चैनल पर भी जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका कमेंट्स बाद में भी देखा जाता है। चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए, यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है प्रश्न, आइए देख लेते हैं। खालिद अल एनानी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? खालिद अल एनानी किस देश से संबंधित है? आसान सा प्रश्न है कि खालिद अल एनानी किस देश से संबंधित है, जो यूनेस्को, किसके बारे में? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, यूनेस्को का नेतृत्व करने वाले पहले अरब के महानिदेशक बनेंगे। तो अरब प्रायद्वीप से, अरब कहने का मतलब है क्या, अरब प्रायद्वीप, ज्योग्राफी में आप लोगों को प्रायद्वीप पढ़ाया गया जाता होगा, ठीक है, कि प्रायद्वीप क्या होता है ना, द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, उप महाद्वीप क्या होता है, ये आपको सीखने को कहां पर मिलेगा? तो ये सीखने को आपको प्राप्त होगा कहां पर? ज्योग्राफी में। उसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, यहाँ पर वो सिलेबस नहीं है, तो यहाँ पर केवल बात करेंगे शब्दों का। यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि यूनेस्को, और यूनेस्को का जो है आपको देखने को मिल रहा है क्या, पहले अरब के महानिदेशक बनने वाले हैं। तो अरब प्रायद्वीप से, यहाँ पर यदि भाषा को पकड़ेंगे अच्छे से, तो अरब जो प्रायद्वीप आपको देखने को मिलता है, अरब प्रायद्वीप से ऐसे व्यक्ति कौन है जो कि यूनेस्को का नेतृत्व करने वाले हैं, और यूनेस्को का ये क्या बनेंगे, यूनेस्को का ये आपको महानिदेशक बनेंगे। तो यूनेस्को जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है, और यूनेस्को से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा भी जाता है। तो यहाँ से कभी ना कभी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा यूनेस्को से। और इसका जब महानिदेशक तैयार नियुक्त बनने वाले हैं, तो महानिदेशक कौन बनने वाले हैं, महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखना है, कौन सा आंसर हो सकता है, किस देश के ये रहने वाले हैं, क्योंकि आंसर पूछ रहा है कि किस देश के, किस देश से इनका संबंध है। तो किस देश से इनका संबंध है महानिदेशक का, जो महानिदेशक आने वाले में यूनेस्को के बनने वाले हैं। तो ये बनने वाले हैं आपको 4 जो ये आपको देश दिया हुआ है, सऊदी अरब, जॉर्डन, उसके बाद ओमान और मिस्र, ये सभी का है अरब प्रायद्वीप के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, सभी अरब प्रायद्वीप के आसपास ही है ना, ये सभी अरब का आसपास देखने को मिल रहा है। तो अरब के आसपास कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपको मिस्र आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये मिस्र आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, खालिद अल एनानी। ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है खालिद अल एनानी का, अब इसमें आपको 2 तस्वीर दिया हुआ है ना, कि आपको लगेगा कि कौन खालिद अल एनानी है। तो खालिद अल एनानी जो है ये है जहां पर आपको लाइनिंग कर रहे हैं, जहां पर आपको ये जो आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपको क्या है, खालिद अल एनानी है। यदि दाएं बाएं की बात करें तो क्या, बाएं तरफ जो आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीनिंग पर, जो आपको बाएं तरफ जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है, आपको खालिद अल एनानी है। और बात करें खालिद अल एनानी के बारे में, तो खालिद अल एनानी जो है आपको मिस्र के ये वैज्ञानिक राजनीतिक भी है, और इन्हीं को जो है यूनेस्को के अरब प्रायद्वीप के कह सकते हैं कि ये जो आपको देखने को मिला है अरब
महानिदेशक बनेंगे, है ना। कहाँ से? यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और वे मिस्र के पूर्व ये क्या रह चुके हैं? तो ये मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरावशेष मंत्री भी ये रह चुके हैं मिस्र की तरफ से, और इन्हें ही जो है यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के द्वारा जो है चुना गया है। तो ये ध्यान रखना है, ये चुना गया है तो इनको अच्छे से याद रखना है। और किस देश से इनका संबंध है? मिस्र से। और जैसे ही मिस्र का नाम आया है, आपको बार बार बोलते हैं कोई भी देश का जब नाम आए तो कम से कम उसको क्या रहना चाहिए? राजधानी और मुद्रा तो याद रहना ही चाहिए। और राजधानी यहाँ पर क्या है? तो राजधानी, मिस्र की राजधानी सभी को मालूम होगा कि मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। और यदि बात करते हैं मुद्रा की, तो मुद्रा यहाँ पर चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? पाउंड मुद्रा चलती है। राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति जो है हाल ही में यहाँ पर नए राष्ट्रपति बने, कौन है? अब्देल फतह अल सीसी बने हैं। अब्देल फतह अल सीसी कहाँ के? तो ये मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं, अब्देल फतह अल सीसी। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को सबसे पहले विषय से बताते हैं कि विषय से कैसे जुड़ रहा है। आप लोग कहिएगा कि क्या करंट अफेयर्स में हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा? जरूर पढ़ने को मिलेगा। करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जहां पर आपको सभी तरह का सभी विषय आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। और घिसी पिटी प्रश्न नहीं पढ़ाया जाता है कि जो एकदम सिंधु घाटी सभ्यता वाला वही प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं, मोहनजोदड़ो वाला प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन आपको नया प्रश्न, नए थीम पर कुछ ना कुछ आपको नया चीज सीखने को मिलता है। और क्या अब हिस्ट्री से ये प्रश्न जुड़ता है? यहाँ पर करंट अफेयर्स के सेगमेंट में क्या हिस्ट्री से कोई प्रश्न आता है? जरूर आता है। देख लेते हैं कैसे आता है। यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि हाल ही में किस देश में 12,000 साल पुराना, क्या है? 12,000 साल पुराना। तो क्या हिस्ट्री है या करंट अफेयर्स है हिस्ट्री के अंतर्गत, लेकिन करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो है अब इसकी खोज हुई है। तो 12,000 साल पुराना क्या है? एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ खोजा गया है। तो टी आकार समझ रहे हैं ना, जो इंग्लिश का जो टी बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात जो है, इस तरह से टी जो बनाते हैं, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है टी आकार जो देखने को मिल रहा है, इसी आकार का आपको क्या देखने को मिल रहा है? स्तंभ देखने को मिल रहा है। बहुत सारा स्तंभ देखने को मिल रहा है। और इसी जगह है आपको दो प्रश्न इसी जगह से तैयार करवा देते हैं, एक ही जगह तैयार करवा देते हैं। यहाँ पर जो है मानव की आकृति, पत्थरों में जो है सोया हुआ एक मानव दिखाई पड़ा है। उसका लगता है कि मानव की आकृति तैयार की गई है और इसको जो है एक दीवार में जो है तैयार किया गया था और नीचे तख्ते पर उसको छिपा कर रखा गया था। तो ऐसा क्यों, किस लिए? तो यहाँ पर आइए बात करते थे। हाल ही में जो है 12,000 साल पुराना एक टी आकार का पत्थर स्तंभ जो है खोजा गया। सीधा सा प्रश्न है, किस देश में? तो इसका आंसर है, क्या है आंसर? तो इसका आंसर है तुर्क, आंसर है। तुर्की भी पढ़ते हैं, हिंदी में आपको किताब में लिखा होगा तुर्की लिखा होगा, तो तुर्की लिखा होगा तो इसका मतलब वो गलत नहीं है। लेकिन तुर्की क्या है? पुराना नाम है। अब जो नया नाम है उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? तुर्की नाम कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे। तो कहीं पर हम दोनों शब्दों का प्रयोग कर दिए हैं। वैसे आपको भाषा में जो प्रयोग किया है तुर्की का प्रयोग कर दिए हैं। लिखना भी थोड़ा सा आसान होता है और पढ़ना भी थोड़ा हम लोगों के लिए आसान होता है। और तुर्की अच्छे से याद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको क्या होगा कि याद तुर्की दिमाग में बैठा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है टर्की, इसी को इंग्लिश में टर्की बोलते हैं, हिंदी में तुर्की पढ़ते हैं और शुद्ध नाम इसको तुर्की बोला जाता है। जो भी नाम आपको सभी नाम का प्रयोग कर दिया है, जो आपको आसान याद रहता है वो कर सकते हैं याद। तो देखते हैं कि तुर्की में क्या देखने को मिल रहा है। तो तुर्की में जो है कितने वर्ष पुराना? तो ये 12,000 साल पुराना। कितने वर्ष पुराना? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 12,000 साल पुराने जो है मंदिर में एक बहुत ही अजीबोगरीब पत्थर की आकृति देखने को मिली है। क्या देखने को मिली है? अजीब गरीब देखने को मिलती है। और यहाँ दीवार के अंदर जानबूझकर जो है ये पत्थर को क्या कर दिया गया? दबाई गया और एक इंसान के आकार की पत्थर मूर्ति मिली है। किस तरह का? तो ये इंसान के आकार का ये पत्थर मूर्ति मिली है, 12,000 वर्ष पुराना। और मंदिर की यदि बात करें कि मंदिर की मरम्मत के दौरान जो है यह मूर्ति लेटी हुई अवस्था में मिली है। किस अवस्था में मिली है? ये सब पूछा जाता है ना, संस्कृति के अंतर्गत पूछा जाता है। तो ये मंदिर में जो है कैसा, किस अवस्था में? तो लेटी हुई अवस्था में ये प्राप्त हुई है। और मूर्ति का सिर भी मिला है, धड़ भी मिला है, लेकिन नहीं मिला है तो क्या नहीं मिला है? पैर उसका गायब हो गया है, ठीक है। अब पैर कौन उसका ले लिया पता नहीं, या पैर कहाँ से गायब हुआ ये नहीं पता है। यहाँ पर जो है सिर प्राप्त हुआ है, धड़ प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है, पैर प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। पैर गायब देखने को मिलता है। और यह मूर्ति जो है यदि बात करें कि तुर्की में कहाँ पर मिलेगा, यह जो है आपको मूर्ति जो है गोबेकली टेपे नामक जगह पर मिली है। कहाँ पर मिली है? तुर्की में जो है गोबेकली टेपे नामक एक स्थान है, वहां पर यह मूर्ति प्राप्त हुई है। और इस जगह से जो है विशाल टी शेप, अब देखिए ये प्रश्न आप लोगों को ये था, यहां से प्रश्न लिया गया था, है ना। विशाल टी शेप के चूना पत्थर के खंभों के कारण जो है पूरी दुनिया में भर में ये जाना जाता है। यहाँ पर जो है विशाल चूना पत्थर है, ठीक है। और चूना पत्थर का जो है विशाल आकार का आपको टी शेप का ये आकार को देखने को मिलता है। और इसी जगह देखने को मिल रहा है क्या? एक आकृति, मानव की आकृति। तो दोनों प्रश्न, और प्रश्न देखिए इस जगह से नीचे से लिया गया है। प्रश्न जो है नीचे से उठाया हुआ है कि विशाल टी शेप की आकृति। तो विशाल टी शेप की आकृति जो आपको देखने को मिल रहा है ये कहाँ पर? तो ये गोबेकली, जो कि आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये गोबेकली जो आपको देखने को मिल रहा है आपको तुर्की में देखने को मिल रहा है। और ये जो आप
इमेज देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से, यदि आपके पास इमेज चार होगा तो ये नीचे में देखिए, पत्थरों के नीचे में क्या दिखा है, दीवार है, दीवार, ये दीवार बनाया हुआ है और दीवार में जो है इस आकृति को देखा जा रहा है, क्या मानव का सर है और मानव का क्या है, धड़ है, आकृति हाथ सबका भी बनाया है, लेकिन जो पूरे नीचे जो पैर का है, पैर का आकृति नहीं प्राप्त हो रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मानव की आकृति तैयार की गई थी उस वक्त। और टी शेप का यहाँ पर जो है चूना पत्थर का जो है इस तरह का बहुत सारा आकृति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कहां पर, तो ये गोबिकली जो कि आपको देखने को मिलेगा तुर्कई में देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है और ये भी आप लिख सकते हैं वीवीआई के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। क्या है प्रश्न, आइए देख लेते हैं। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में या किस देश के द्वारा किया गया है। अब देखिए कहां पर इसका आयोजन कर रहा है, पानी के अंदर कर रहा है, कहां पर, महासागर के अंदर। कौन से महासागर, ये भी पूछा जा सकता है। तो किस अब देखिए ज्योग्राफी आया, महासागर की बात करें तो ज्योग्राफी आया, और कहां पर किया गया है तो ये भी आपको अवस्थिति पूछ रहा है, तो अवस्थिति भी आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत आ गया, कौन से देश में। और उसके बाद करंट के अंतर्गत क्या गया कि कहां पर हाल ही में किया गया है। जब हाल ही लगा है तो हाल क्या हो गया, तो हाल हाल में क्या हो गया, आपको करंट अफेयर से हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो, और पहला पहला है ना, पहला पहला जीवन में बार बार बोल रहे हैं, जो भी चीज होती है तो आपको याद रहता है। यहाँ पर देखिए क्या है और क्या कर, प्रश्न पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाएगा, है ना। और अवश्य ही ये प्रश्न आपको, और पर्यावरण से संदर्भित है ये प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा क्यों महासागर के अंतर्गत किया गया है। तो महासागर का अंडरग्राउंड में इसलिए किया गया है क्योंकि लोगों का ध्यान क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो है ऐसा किया जा रहा है। तो किस देश के द्वारा, आइए बातचीत करते हैं। तो दुनिया का, आसानी से प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं कि दुनिया के पहले लाइव, लाइव मतलब जीवित, जो अभी आपको वीडियो प्राप्त हो रही है, ये वीडियो जो है प्राप्त हो रही है लाइव, उसी प्रकार जो है ये लाइव इंटरव्यू की गई है ना, सभी के सामने अंडर वाटर किया गया है। तो लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है, तो किस देश के द्वारा किया गया है। आंसर आपके पास, आप बता सकते हैं, चार ऑप्शन है आपके पास, तो चार ऑप्शन में आप आंसर बता सकते हैं क्या कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा क्या बनेगा, पलाऊ बनेगा। क्या बनेगा, पलाऊ। पलाऊ एक छोटा सा देश है, आपको पलाऊ जो देखने को मिलता है, अब खाने वाला पलाऊ नहीं लीजिएगा, ये देश है ना, ये क्या है, देश है पलाऊ, है ना। और ये पलाऊ कहां पर अवस्थित है, ये आप ओशनियाई महाद्वीप के बारे में आप देखिएगा तो ओशनियाई महाद्वीप जहां पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आप देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है लेकिन जो उसका शुद्ध नाम बोला जाता है ओशनियाई महाद्वीप बोला जाता है। ओशनियाई महाद्वीप में आपको एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा, द्वीपीय देश देखने को मिलेगा, छोटा छोटा द्वीप है इसके पास, तो द्वीपीय देश देखने को मिलता है, कौन सा, पलाऊ देखने को मिलता है ना। और पलाऊ जो है यहीं पर किया जाता है क्या, दुनिया का पहला महासागर के अंदर में क्या, अंडर वाटर क्या इंटरव्यू तैयार किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो कौन से महासागर यदि पूछे तो महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर जो अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया, ओशनियाई जो आपको देखने को मिलता है। ओशनियाई आपको एक तरफ से कह सकते हैं कि हिंद महासागर से भी टच होता है, दूसरी तरफ जो है आपको प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर वाली तरफ से जो आपको देखने को मिल रहा है तो प्रशांत महासागर। और पलाऊ जो द्वीप अवस्थित है किस महासागर में, इससे संबंधित आ रहा है, समझ में आ रहा है कि कहां पर अवस्थित होगा, तो ये अवस्थित होगा कहां पर, तो अवस्थित होगा प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर का क्या है, एक यह द्वीपीय देश है। और पलाऊ जो है पानी के अंदर, कहां पर, पानी के अंदर, अंडरग्राउंड, जिसको इंग्लिश में प्रश्न में लिखा हुआ था अंडरग्राउंड, तो पानी के अंदर क्या है, दुनिया के पहले सजीव, सजीव का अर्थ क्या हो जाता है, वहां पर प्रश्न लिखा हुआ था, लाइव लिखा हुआ था, दुनिया के सजीव साक्षात्कार, हिंदी में पूरी तरह से हिंदी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है अंडर वाटर, यहाँ पर देखने को मिल रहा है अंडर वाटर क्या, दुनिया के पहले लाइव इंटरव्यू, इंटरव्यू का हिंदी क्या होता है, साक्षात्कार होता है, का सफलतापूर्वक क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। और यह आयोजन जो है कहाँ पर, किस महासागर में, तो ये प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में क्या क्या ध्यान रखेंगे। और महासागर को अब ध्यान देखिए, क्या महासागर के कह सकते हैं, महासागर संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल विप्स, और सुरंगेल विप्स इसका पूरा नाम है जूनियर, ठीक ना, तो सुरंगेल विप्स जूनियर और एस्टोनिया के ओलंपियन तैराक मेरले लिवांड के साथ जो है ये साक्षात्कार किया गया है। किन किन के बीच में हुआ था, तो ये सुरंगेल जो कि आपको देखने को मिल रहा है, राष्ट्रपति कहाँ के हैं, ये पलाऊ के ही हैं, एक ओलंपियन है एस्टोनिया के, तो एस्टोनिया के आपको देखने को मिला क्या, मेरले, आपको लिवांड है, और इनके बीच में क्या होती है, वार्तालाप होती है और इंटरव्यू होता है। ये कहाँ पर, तो ये पलाऊ के अंतर्गत होता है, पलाऊ देश के राष्ट्रपति हैं तो सीधी सी बात है पलाऊ के अंतर्गत। और ये क्या है, दुनिया का ध्यान किस लिए आकर्षित करना है कि महासागर के संरक्षण के महत्व के बारे में उनको क्या करना है, जागरूक करना है। तो जैसे ही महासागर संरक्षण आ गया तो महासागर संरक्षण किससे आ गया, पर्यावरण से संबंधित आ गया। और पर्यावरण से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी से भी पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है तो आपको किससे पूछा जा सकता है, आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे। और ये जो दो व्यक्ति आपको, दो महानुभाव दिखाई पड़ रहे हैं, आपको देखिए अच्छे से, यदि आप इमेज आपके पास प्राप्त हो रही है
तो यदि आप इमेज अच्छे से आप देख रहे होंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, अंडर वाटर है ना, ये पानी के अंदर में जो है ये वार्तालाप हो रही है ना, पानी के अंदर में क्या हो रही है, ये वार्तालाप हो रही है। तो सभी व्यवस्थित है ना, ऐसा नहीं कि सांस लेने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन भी इनको प्रोवाइड किया गया, सभी चीज को प्रोवाइड किया गया। और ये पानी के अंदर इसलिए किया गया है, महासागर क्या, पानी के अंदर क्या कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि नदी के नीचे, महासागर के नीचे है ना। तो महासागर के नीचे जब क्या गया, प्रशांत महासागर, उसमें प्रशांत महासागर जो कि कह सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। तो यहाँ पर जो है आपको प्रशांत महासागर, तो ध्यान रखेंगे सभी जितने भी बातें आपसे बातचीत कर रहे हैं, सभी बातें हो सकता है कि आपसे पूछा जा, किसी भी बात को आपको उठा के पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे से याद रखिएगा। चलें अगले प्रश्न पर, चलिए जल्दी से आ जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, बात करते हैं। क्या हुआ, आज आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं क्या, कमेंट आप आज लिख नहीं पा रहे हैं कि कैसी प्रकार की परेशानी है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न क्या है, आंसर देने का प्रयत्न करिए, यदि आंसर आप जान रहे हैं तो आंसर लिखने का प्रयत्न करिएगा, है ना। देखिए क्या है, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो है कौन सी राज्य सरकार, है ना, कौन सी राज्य सरकार जो है स्वदेशी मेले का आयोजन कर रहे हैं। सीधा सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है कि स्वदेशी उत्पाद, है ना, जो स्वदेशी उत्पाद है, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार जो है स्वदेशी मेले, स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है, और पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या बन रहा है, तो इसका सही आंसर बन रहा है उत्तर प्रदेश बन रहा है। क्या आंसर होगा, उत्तर प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, कौन है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री, सभी को मालूम होगा कि आपको कौन है, जस्ट बताए भी थे आपको, क्या है मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसके द्वारा क्या स्टार्ट किया गया है, स्थानीय उत्पादों को, क्या चीज के लिए, स्थानीय उत्पाद, जो लोकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो स्थानीय उत्पादों को जो बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को बड़ा मंच देने के लिए क्या किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के द्वारा सभी 75 जिलों में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी प्रश्न जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको सभी को मालूम होगा, जो उत्तर प्रदेश वाले नहीं हैं और उत्तर प्रदेश का किसी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आपको 75 जिले हैं, और सभी 75 जिलों में आपको क्या किया जा रहा है, स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है ना। और दीपावली से पहले यदि बात करते हैं, दीपावली से पहले आयोजित होने वाले इस मेले का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सीधे सीधे तौर पर क्या है, लोकल टू वोकल, क्या है, लोकल टू वोकल। तो जितने भी स्थानीय उत्पाद हैं, जो भी घरेलू उत्पाद हो रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और किस राज्य के द्वारा, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। और जैसे ही नाम आता है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी को मालूम होगा लखनऊ है, मुख्यमंत्री भी सभी को अभी वर्तमान में याद है किस, क्या है, योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल की यदि बात करते हैं, राज्यपाल आपको याद नहीं रहता है, तो आपको याद रखना है किसके बारे में, तो आपको याद रखना है, आपको वैसे लंबे दिनों से आपको ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ही हैं, तो आनंदीबेन पटेल। और आपको महत्वपूर्ण लाइन आपको यहाँ से याद रखना है कि जो कि सर्वाधिक पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, लोकसभा की सीट, सर्वाधिक लोकसभा की सीट जो है किस राज्य के पास है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के पास है। और कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। और सॉरी, राज्यसभा बोलते हैं, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा यदि बात करें, वैसे राज्यसभा भी सर्वाधिक है, लेकिन राज्यसभा की सीटें क्या है, 31 है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, है ना। लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, जो कि सीटों की संख्या यदि बात करते हैं तो 80 सीटें हैं। यदि राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में जो है उत्तर प्रदेश में आपको कितनी सीटें देखने को मिल रहा है, 31 सीटें देखने को मिल रहा है। ये भी सर्वाधिक सीटें आपको उत्तर प्रदेश के ही पास है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से मिलता है, और जनसंख्या सर्वाधिक किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीटें क्या है, अधिकतम है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, आइए देख लेते हैं। यहां पर है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, किसके बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बन गया है ना। यह है राष्ट्रीय अपराध, किसके अनुसार से, ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार से जो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बन गया है। सबसे सुरक्षित शहर कहने का अर्थ है कि वहां पर जो है जो क्राइम का स्तर देखा गया है, जो क्राइम का जो दर्जा कह सकते हैं, जो थाना सब में आया है कम
आया है ना। तो कौन से शहर में, तो सबसे कम जो आया है कोलकाता में आया है। तो इसी वजह से जो है सबसे सुरक्षित शहर के अंतर्गत कौन सा रखा गया है, कोलकाता को रखा गया है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार से जो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर, तो आप जाना चाहते हैं तो कौन सा शहर जा सकते हैं, तो सबसे सुरक्षित आपके लिए जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार से है ना। तो ध्यान रखना है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार से है, और ये 2023 का रिपोर्ट है। रिपोर्ट जो रहता है पुराना रहता है, डेटा पुराना रहता है, और उसको प्रकाशित किया गया है 2025 में प्रकाशित किया गया है। तो रिपोर्ट तैयार करने में समय लगता है ना, सभी का जब रिपोर्ट तैयार किया जाएगा पूरे देश का, तो स्वाभाविक बात है समय लगेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में तैयार कर देगा या 2 महीना में तैयार कर देगा, तो इसमें समय लगता है। तो नेशनल क्राइम, क्योंकि सभी अब थाना को देखा जाता है कि किस थाना में कितना आया है, क्राइम का रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है, तो एक एक थाना को देखना और सभी वर्ष का कह सकते हैं कि निकालना है ना, किस मंथ में कितना आया है, किस दिन कितना आ रहा है, तो सभी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। जब रिकॉर्ड, इसमें समय लगता है। इसी वजह से जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार जो है 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कोलकाता सबसे कम संज्ञेय अपराध दर के साथ जो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। तो सबसे कम अपराध का जो आपको देखा गया है, कहां पर देखा गया है, सबसे कम अपराध जो आपको देखा गया है भारत का कौन सा शहर, तो आपको कोलकाता देखा गया है, जो कह सकते हैं कि सबसे सुरक्षित श्रेणी में आ जाता है ना। और यदि बात करें कि सबसे असुरक्षित कहां पर महसूस होगा, सबसे ज्यादा जो क्राइम का दर्ज अभी देखा गया है, कहां देखा गया है, तो ये देखा गया है केरल, है ना। सबसे पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, केरल क्या है, सबसे शिक्षा में देखने को मिलता है, उच्च स्तर पर देखने को मिलता है, उसके बावजूद भी क्या देखने को मिला है, क्राइम भी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि क्राइम कम है। कोच्चि जो आपको देखने को मिला है, सबसे केरल का जो एक शहर आपको देखने को मिला कोच्चि, और कोच्चि क्या है, सबसे असुरक्षित रहा है 2023 के डाटा के अनुसार से। 2025 में जो प्रकाशित किया गया है, कोच्चि क्या है, सबसे असुरक्षित शहर रहा है, जबकि पुणे, मुंबई, हैदराबाद भी क्या है, सुरक्षित शहरों की में शामिल है। मुंबई भी आपको देखने को मिलता है, ये सब क्या है, सेकंड स्थान पर है। मुंबई, आपको हैदराबाद, ये सब सेकंड स्थान पर है। और सुरक्षा में यदि बात करते हैं तो सुरक्षा के अंतर्गत जो है कोच्चि तो है ही, कोच्चि के साथ साथ जो है आप जहां पटना की यदि बात करें, पटना भी क्या असुरक्षित है। उसके बाद दिल्ली की बात करें तो ये सब क्या है, असुरक्षित के अंतर्गत में आता है। जबकि सुरक्षित के अंतर्गत आपको बता ही चुके हैं, सुरक्षित के अंतर्गत सबसे नंबर 1 पर कौन सा है, आपको कोलकाता, दूसरे स्थान पर आप ध्यान रखेंगे आपको पुणे, मुंबई, ये सब जो देखने को मिलता है। तो रात्रि में भी यहाँ पर देखने को मिलता है क्या है, आराम से महिलाएं सबसे घूम सकती है कोलकाता में, ठीक है, वैसे दिल्ली में भी घूम सकती है। जबकि पटना में यदि बात करते हैं, पटना में आपको रात्रि में जो है उनको डर लगता है, क्यों, वैसे क्राइम भी देखने को मिलता है ज्यादा, और इसी वजह से जो है डर का भी माहौल रहता है। ये ध्यान रखना है, ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, ये किसके द्वारा कहा जा रहा है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बोल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये कौन बोल रहा है, तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, ये रिपोर्ट जारी किया है, इसके अनुसार से ये सब आ रहा है, आंसर बन रहा है। तो आंसर आपको जब भी पूछेगा तो आपको पूछा जाएगा कि किसके अनुसार से, उसके अनुसार से आपको आंसर देना है। सभी का अलग अलग रिपोर्ट रहता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपना रिपोर्ट जारी किया और वो रिपोर्ट बोल दे कि हाँ सबसे सुरक्षित शहर कौन है, शायद दिल्ली है। कोई बोल दे कि मान के चलिए कि सबसे सुरक्षित शहर उसको लगे कि लखनऊ है, तो लखनऊ है। सभी का रिपोर्ट अलग, आपको पढ़ना पड़ेगा किस रिपोर्ट के अनुसार से वो आप पूछा जा रहा है प्रश्न, है ना। तो यहाँ पर वो ध्यान रखना है आपको। चलते हैं, ये था हम लोगों का करंट अफेयर्स का सेगमेंट, जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे थे उस पर भी बातचीत किए, जो प्रश्न महत्वपूर्ण तथ्य थे उस पर साथ साथ बातचीत कर किए, है ना। क्वेश्चन के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य पे भी बातचीत किया है। और आप कोशिश ये करिएगा कि लिखने का प्रयत्न करिएगा, यदि आप लिखिएगा तो आपको क्या होगा, याद रहेगा, और जब भी आपको रिवीजन करने की आवश्यकता होगी तो आसानी से आप रिवीजन कर लीजिएगा। आइए यहाँ पर देख लेते हैं आपको पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में क्या प्रश्न पूछे थे, उसका सही जवाब क्या बन रहा है। और ये प्रश्न आप लोगों को करवाए थे कब, 8 अक्टूबर को करवाए थे, 8 अक्टूबर 2025 को ये प्रश्न आपको करवाए थे। अभी जो पूछ रहे हैं इसका सही जवाब बता देंगे। हाल ही में जो है भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया, इसका सही आंसर क्या बनेगा, संजू सैमसन। संजू सैमसन खिलाड़ी हैं आपको क्रिकेट के, लेकिन ये जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है ये क्या है, किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको फुटबॉल से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है, किनको नियुक्त किया गया है, संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न आप लोगों को 8 अक्टूबर को पूरे विस्तार से करवाए थे। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो वीडियो पर जाके आपको मिल सकता, चैनल पर दिया हुआ है वीडियो, आप जाके प्राप्त कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। जाते जाते जो है आप लोगों के लिए जो है आज का प्रश्न छोड़ के जाते हैं। क्या प्रश्न आज का है वो जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आइए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। हाल ही में जो है ईरानी कप 2025-26 का खिताब जो है किसने जीता है। प्रश्न आसान है, ईरानी कप के बारे में पूछ रहे हैं और ईरानी कप 2025-26 का जो है पूछ रहा है कि खिताब किसके द्वारा जीता गया है। जो आपको आंसर उचित आंसर लग रहा है उसका जवाब आप लिखने का प्रयत्न करिए। यदि आपके पास जानकारी है तो आप लिखने का प्रयत्न, जितना भी आपके पास जानकारी है आप लिखने का कमेंट बॉक्स में प्रयत्न करिएगा। यदि आपके पास जानकारी नहीं है, आपको लग रहा है कि कौन सा आंसर होगा, नहीं जानकारी है, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9 अक्टूबर के वीडियो में आप जा सकते हैं और वहां पर जो है इसके बारे में पूरे विस्तार से बात किए हैं। तो आप जाइए वहां पर देख सकते हैं वीडियो,
आपके चैनल पर है दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं ना। चलिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।